नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, कंगारू बहुत ही दिलचस्प जानवर होते हैं। ये रात के दौरान बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन दिन के दौरान ये काफी शांत रहते हैं। ये बहुत उछल कूद करते हैं और इनके पास अपने बच्चे को पकड़ने के लिए एक थैली होती है। इस प्रजाति का जन्म और विकास पशु साम्राज्य में किसी अन्य प्रजाति की तरह नहीं है। कंगारू द्विपाद होते हैं, मतलब ये दो पैरों पर और दो पैरों का उपयोग करके चलते हैं और इस मामले में बड़ी छलांग लगाकर ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंच सकते हैं। इन जानवरों के जन्म चक्र को समझने के लिए इनकी संलग्न थैली और प्रजनन प्रणाली को समझना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पशु पक्षियों की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अभी लाइक कर दें। दोस्तों, कंगारू मादाएं एक समय में अलग अलग उम्र के 3 कंगारू बच्चों को पाल सकती हैं। प्रजनन अवधि भी शामिल कंगारू के प्रकार के अनुसार अलग होती है। लाल कंगारू बरसात के मौसम में प्रजनन करते हैं ताकि बच्चे जब मां से स्वतंत्र हो जाएं तो इन्हें भोजन मिल सके। पूर्वी गिरे और पश्चिमी गिरे कंगारू साल भर प्रजनन करते हैं, लेकिन बच्चे का जन्म आमतौर पर गर्मियों के दौरान होता है ताकि बच्चा बसंत तक स्वतंत्र हो सके। दोस्तों, कंगारुओं की गर्भधारण अवधि बहुत छोटी होती है। कम से कम गर्भाशय के अंदर जो पशु साम्राज्य की सबसे छोटी प्रक्रियाओं में से एक है। कंगारू शिशुओं को जन्म लेने में केवल 28 से 30 दिन का समय ही लगता है। हालांकि शिशु कंगारू बहुत बड़े नहीं होते हैं। गर्भ में 28 से 30 दिनों के बाद अविकसित भ्रूण केवल 2 सेंटीमीटर लंबे पैदा होते हैं। इन भ्रूणों में बाल नहीं होते हैं और इनकी आंखें और कान अभी भी समय से पहले के ही होते हैं। इन्हें गठन पूरा करना होता है, लेकिन बहुत छोटे होने के बावजूद नवजात शिशु सहज रूप से मादा कंगारू की योनि से अपनी मां की मार्सुपियल थैली में चले जाते हैं। अन्य सभी अपरा स्तनधारियों की तरह कंगारू भी मादा की योनि के माध्यम से पैदा होते हैं और अपने छोटे आकार के बावजूद विकसित होने के लिए थैली तक चढ़ने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं। जबकि कंगारुओं की जन्म प्रक्रिया यानी डिलीवरी भी काफी जल्दी होती है, क्योंकि नवजात कंगारुओं को विकास पूरा करने की जरूरत होती है। ये जन्म लेते ही मार्सुपियल थैली में चले जाते हैं। ये ऐसा बिना किसी की मदद के करते हैं और बस अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करते हैं। थैली में छोटा कंगारू अपनी मां से दूध पीना शुरू कर देता है, लेकिन इससे बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए इसे अभी भी इस थैली में 9 महीने रहने की जरूरत होती है। 9 महीने के बाद छोटा कंगारू मार्सुपियल थैली, जिसे मार्सुपियम कहा जाता है, इससे बाहर आना शुरू कर देता है और अपनी रक्षा करना भी शुरू कर देता है। हालांकि इसे अपना भोजन मिल सकता है, लेकिन यह अपनी मां के दूध को जारी रखने के लिए मार्सुपियल थैली में लौटने की संभावना रखता है। एक बार जब पहला कंगारू पैदा हो जाता है और जब वह अपनी मां से दूध पीना शुरू करता है तो मां फिर से गर्भवती हो जाती है और लगभग तुरंत ही एक और भ्रूण विकसित होना शुरू हो जाता है। यदि पहला कंगारू अभी भी भोजन कर रहा है तो इसका क्या होगा? दोस्तों, इस मामले में भ्रूणीय डाइपाज नामक एक प्रक्रिया होती है, यानी नए भ्रूण को जन्म लेने से पहले लगभग 240 दिन इंतजार करना होता है। हालांकि भ्रूण गर्भाशय में विकसित नहीं होता है, यह विराम पर रहता है। जब 240 दिन पूरे हो जाते हैं और पहला बच्चा कंगारू मार्सुपियल थैली से बाहर आ सकता है तो गर्भाशय में भ्रूण पुनः सक्रिय हो जाता है। जब यह दूसरा भ्रूण पैदा होता है और थैली में चढ़ जाता है तो मां कंगारू फिर से गर्भवती हो जाती है, लेकिन डाइपास की स्थिति में। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक ही मादा एक साथ और अलग अलग समय पर 3 संतानों को जन्म दे सकती है। एक भ्रूण गर्भाशय में, दूसरा मार्सुपियल थैली में विकसित हो रहा होता है और पहली संतान जो पहले ही थैली छोड़ चुकी है और विकसित होने लगी है,
जो कंगारू पैदा होते हैं और तुरंत थैली में रह जाते हैं उन्हें जाए कहा जाता है, और जो कंगारू थैली छोड़ देते हैं उन्हें नवजात शिशु कहा जाता है। दोस्तों, सभी स्तनधारियों की तरह मादा कंगारू के अंडों को नर कंगारू द्वारा क्लोआका नामक छेद के माध्यम से निषेचित किया जाता है। पक्षियों के समान मादा कंगारू का क्लोआका कई उद्देश्यों को पूरा करता है, जिसमें संभोग, जन्म और अपशिष्ट का उत्सर्जन शामिल है। अधिकांश अन्य स्तनधारियों के विपरीत निषेचन की एक ही क्रिया से दो अलग अलग भ्रूण बनते हैं। दोस्तों, मादा कंगारू की न केवल दो योनियां होती हैं, बल्कि इसके दो गर्भाशय भी होते हैं। नर कंगारू अपने सामान्य अद्वितीय श्रृंगार के साथ शारीरिक रूप से दोनों योनियों तक एक साथ पहुंचने और दोनों गर्भाशयों में अंडों को निषेचित करने में सक्षम होता है। हालांकि कंगारू स्तनधारी होते हैं, वास्तव में तो कंगारू की गर्भकालीन अवधि या गर्भावस्था की अवधि केवल 28 दिनों की ही होती है। इस समय के दौरान पेट में पल रहे बच्चे को पोषण और सुरक्षा के लिए कोट और खोल से सुसज्जित किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो एक समय में केवल एक ही जाय का जन्म होता है, लेकिन फिर भी मादा कंगारू के एकाधिक गर्भाशय होते हैं, क्योंकि इसका कारण भ्रूण डायपाज नामक एक वाक्यांश है, जो लाल कंगारू समेत कई मार्सुपियल्स के लिए अद्वितीय विकासवादी उपलब्धि है, जो मादा कंगारू के शरीर को प्रारंभिक चरण में भ्रूण में विकास की प्रगति को रोकने की अनुमति देती है। जब भ्रूण केवल 70 से 100 कोशिकाओं तक बनता है और व्यास में केवल 1/4 मिलीमीटर होता है, तब यह एक भ्रूण को विकसित होने, थैली में प्रवेश करने और दूसरे भ्रूण के आगे बढ़ने से पहले लगभग परिपक्वता तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसका कारण बहुआयामी है। यदि जन्म के बाद प्रारंभिक जाय अपनी मां के निप्पल तक पहुंचने में विफल रहता है, तो मादा कंगारू का शरीर अपना उत्पादन जारी रखने के लिए उसके अन्य निषेचित अंडे को प्रोजेस्टेरोन संकेत भेजता है। एक बार जब एक बच्चा गर्भाशय से बाहर निकलता है, तो मादा एक बार फिर गर्भवती होती है। इसका मतलब है कि मादा कंगारू प्रजनन की उम्र में पहुंचने के बाद भी हमेशा गर्भवती रहती है। यदि समय कठिन है और अकाल है, शिकारियों की अधिकता है या मादा पर अन्य बाहरी तनाव है, तो इसका शरीर अपने भ्रूण के विकास को रोकने के लिए इसकी प्रजनन प्रणाली को संकेत भेज सकता है। जब तक कि मादा एक शिशु की देखभाल के लिए तैयार न हो जाए, यह भ्रूणीय डायपाज दिनों, हफ्तों या महीनों तक भी रह सकता है। दोस्तों, वैसे तो बेबी फार्म में गर्भवती कंगारुओं के लिए भ्रूण के विकास को तब तक रोकना असामान्य नहीं है जब तक कि गर्म मौसम न आ जाए। मादा कंगारू के लिए अक्टूबर से फरवरी के महीनों के दौरान बच्चे को जन्म देना दुर्लभ है। हालांकि अक्सर एक मां के लिए पतझड़ और सर्दियों के महीनों में बच्चे की देखभाल करना सुरक्षित महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जाय के जन्म के समय जाय की मां अपने क्लोआका से थैली के माध्यम से इसके 4 उपलब्ध निप्पल्स में से एक तक लार के एक मोटे निशान को ध्यान से चाटती है। जाय अपनी मां के घने बालों के माध्यम से तब तक रेंगता रहता है जब तक कि इसे निप्पल और कुंडी नहीं मिल जाती है। निप्पल तक पहुंचने पर मां कंगारू का निप्पल अपने आप फूल जाता है, जिससे इसके बच्चे का मुंह भर जाता है। बच्चे को कई महीनों तक इसी स्थान पर रखा जाता है जब तक कि बच्चे का जबड़ा विकसित नहीं हो जाता है और यह खुद को पकड़कर अपनी मर्जी से दूध पीना शुरू नहीं कर देता है। तब तक मां कंगारू का शरीर पानी युक्त, उच्च प्रोटीन और सरल कार्ब प्रतिरक्षा समृद्ध दूध की निरंतर धारा भेजता रहता है। एक मां कंगारू द्वारा उत्पादित दूध इस मायने में अविश्वसनीय है कि इसका शरीर यह निर्धारित करता है कि बच्चे के प्रत्येक विकास चरण के लिए किस प्रकार के दूध की जरूरत होती है। जैसे जैसे जाय की उम्र बढ़ती है, इसके दूध की संरचना इसकी विकास आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए बदल जाती है। पुरानी थैली वाले जाय को उच्च कार्ब, उच्च प्रोटीन और कुछ वसा मिलती है, जबकि बड़ी थैली वाले जाय को भारी वसा और प्रोटीन और कम कार्ब्स मिलते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यह साधारण दूध उत्पादन एक साथ कई जाय पर लागू हो सकता है। हालांकि दोनों भ्रूण एक साथ पैदा नहीं होते हैं। एक जाय को विकास के स्तर तक पहुंचने में लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं, ताकि यह अपनी मां की थैली को
अपने आप छोड़ सके। हालांकि गाय के लिए लगभग 2 साल की उम्र तक चूंची को चूसना असामान्य नहीं है। एक बार जब यह थैली से पूरी तरह बाहर निकल जाता है तो यह इतना बड़ा हो जाता है कि इसे अपनी मां से खींचकर इंसान बोतल से आसानी से दूध पिला सकता है और यह काफी विकसित हो चुका होता है ताकि मां कंगारू दूसरे नंबर के बच्चे को जन्म देते समय सुरक्षित महसूस कर सके। और क्योंकि प्रत्येक गाय का अपना निप्पल होता है, मां कंगारू अपने प्रत्येक बच्चे को दोनों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार का दूध प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी कंगारू के प्रजनन काल के बारे में संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।